उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हम फोर्थ चैप्टर की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और आज हम करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज़ ऑफ फोर्थ चैप्टर। चौथे चैप्टर के हम एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। बेसिकली एमसीक्यूज़ एक यानी कि आप कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर आप लोगों को जहन में यानी कि ट्रिकी माइंड होना चाहिए आपका। अगर आप लोगों का ट्रिकी माइंड है, सारी चीज़ें एट अ टाइम अपने जहन में रख के चलते हैं, तब आपका एमसीक्यूज़ ठीक होता है। इसके अलावा 9th-10th की बेस पे वैसे क्या होता है कि स्टूडेंट जो है ना एक्सरसाइजेज की रटे लगा लेते हैं और पेपर के अंदर भी वही एमसीक्यूज आ जाते हैं और बच्चे सॉल्व कर लेते हैं और समझते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। बेसिकली जब तक आप कॉन्सेप्ट के साथ इन चीज़ों को सॉल्व नहीं करेंगे तब जो है ना कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो जब आप पूरा चैप्टर कॉन्सेप्चुअली कर रहे हैं, सारे लेक्चर ले रहे हैं, तब आपको एमसीक्यूज भी जो है ना यानी कि कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करने चाहिए। आपको सबसे पहले जो चीज़ होती है वो क्या होता है कि आपने चारों ऑप्शन देखने होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़ना होता है। जब आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है उसके बाद आपने चारों ऑप्शन गौर से पढ़ने होते हैं। चारों ऑप्शन के अंदर से कोई भी दो ऑप्शन आपस में जो है ना वो यानी कि क्लोज होते हैं, तो उनके अंदर में से मजीद आप लोगों ने सिलेक्ट करना होता है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक हो गया ना। समटाइम ये होता है कि पेपर के अंदर एक दो एमसीक्यूज वो बाहर से दे देते हैं, यानी कि एक्सरसाइज की जो एमसीक्यूज हैं इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं। जस्ट वो क्या होता है कि थोड़ी सी चेंज कर देते हैं और आप लोग जो है ना वहाँ पे घबरा जाते हैं। अगर आप लोग रट्टा लगा के जाते हैं तब आप लोग वहाँ पे घबरा जाएंगे। अदरवाइज अगर आप लोग कॉन्सेप्चुअली पूरा चैप्टर करते हैं, एमसीक्यूज ये वाला लेक्चर आप जो है ना लेते हैं, तो उसके बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि ये जो है ना जितने भी एमसीक्यूज केमिस्ट्री के हैं आप लोग ईजिली क्वेश्चन पेपर के अंदर सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं फोर्थ चैप्टर के एमसीक्यूज पे। अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें साथ। मैं यहाँ पे जो है ना मैंने भी बुक ओपन की हुई है, तो यहाँ से मैं रीड करता जाऊँगा। चारों ऑप्शन यहाँ पे जो है ना आप लोगों को बताऊँगा कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो इसलिए आप लोग भी अपने साथ जो है ना बुक्स को ओपन कर लें। सबसे पहला एमसीक्यूज है एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज। एटम आपस में रिएक्शन करते हैं क्यों। पहला ऑप्शन है दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, यानी वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये तो कोई इसका आंसर ना हुआ। दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होते हैं। समटाइम ऐसे एटम के बीच में बॉन्ड बनता है जिनके इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। सी ऑप्शन है दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। ये सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, बेसिकली एटम आपस में क्यों रिएक्शन करते हैं, वो चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए। यानी कि अगर उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से लेके या इलेक्ट्रॉन शेयर करके या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके या इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो क्या करते हैं, दो एटम आपस में स्टेबल हो जाते हैं। तो एटम रिएक्शन क्यों करते हैं, बेसिकली स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ये बेस्ट ऑप्शन है। आगे डी ऑप्शन है दे वांट टू डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है अलग अलग होना। तो एटम आपस में रिएक्शन इसलिए तो नहीं करते कि वो अलग अलग हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी ऑप्शन है और यही ट्रू ऑप्शन है। आगे सेकेंड एमसीक्यूज है An atom having 6 electrons in its valence shell will achieve noble gas electronic configuration by। अच्छा, एक एटम जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो और उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करने के लिए। बेसिकली नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मीन्स कि इस साइड पे हमारे पास जो 18वां ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ये जो गैसेज हैं ये सारी क्या है, ये नोबल गैसेज हैं और इनके वैलेंस शेल क्या है, कंप्लीट है। इस वजह से ये सारी गैसेज क्या है, स्टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो चाहते हैं कि वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि अटेन कर लें और स्टेबल हो जाए। तो क्या होता है, कहते हैं कि एक एटम जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है उसे मजीद कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे अपना जो है ना यानी कि स्टेबल होने के लिए। तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये तो मीन्स के गलत है। आगे बी लूजिंग ऑल इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है, यानी वो अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये भी गलत है। आगे सी ऑप्शन है गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका सिंपल ही है कि अगर एक एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसे मजीद 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन इज बेस्ट एंड इट इज ट्रू ऑप्शन। लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ये डी ऑप्शन है। तो ये भी क्या है हमारे पास, ये भी रॉन्ग है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Considering the electronic configuration of atoms, which atom with the given atomic number will be the most stable one। ये हमारे पास एटम की इलेक्ट्रॉनिक ये आप कह सकते हैं एटॉमिक नंबर दिया गया है। ये 6 एटॉमिक नंबर दिया गया, 8 दिया गया, 10 दिया गया, 12 दिया गया। तो कहते हैं कि ये जो एटॉमिक नंबर है इनमें से कौन सा एटॉमिक नंबर वाला एटम ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले 6 वाला देखते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं।
6 वाला लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 1s2, 2s2 और 2p2। इसके अलावा अगर आप 8 की लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p4। इसके अलावा अगर आप लोग 10 की लिखते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p6। इसके अलावा आप 12 की लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक हो गया, ये s है। अच्छा आप लोग यहाँ पे देखें तो ये k शेल है और ये हमारे पास l शेल है। सिमिलरली ये k और ये l, ये भी k है और ये l, ये भी k शेल है और ये l शेल है और ये आगे m शेल स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर sp है, आगे 3p भी है और 3d भी है, जो कि क्या है, एम्प्टी है, यहाँ पे खाली है, जस्ट दो, यानी कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं पहले के अंदर ही। अच्छा आप लोग यहाँ पे देखें तो इसका l शेल क्या है, वैलेंस शेल है, यानी इसका ये वाला शेल जो है ये इनकम्प्लीट है, p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन अभी और आ सकते हैं। ये जो हमारे पास 8 एटॉमिक नंबर वाला है, इसका वैलेंस शेल क्या है, l वैलेंस शेल है, और इसका भी p क्या है, इनकम्प्लीट है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मजीद और आ सकते हैं। आगे 10 वाला देखें, यानी कि ये भी क्या है, अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। ये देखें इसके अंदर आप देखें तो इसका एल शेल क्या है, कंप्लीट है, 2p6 है, यानी कि 2s2, 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं इसके एल शेल के अंदर और k के अंदर 2 हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन वाला ये क्या है, ये स्टेबल है। तो ये आपका ट्रू ऑप्शन है। आगे अगर आप देखें 12 वाला देखें तो इसके अंदर आप देखते हैं ये m जो है ना, आगे मजीद तीसरा शेल स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर s भी है, p और d। ये p और d अभी क्या है, इनकम्प्लीट है, यानी ये अभी रहते हैं, खाली रहते हैं, तो इस वजह से ये शेल क्या है, आप कह सकते हैं ये भी अनस्टेबल है। तो बेसिकली हमारे पास स्टेबल कौन सा हुआ, ये 10 वाला क्या हो गया, हमारे पास स्टेबल हो गया। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है, बेसिकली ये तीसरे का सी ऑप्शन है 10, ये जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं फोर्थ एमसीक्यूज पे। फोर्थ एमसीक्यूज है ऑक्टेट रूल इज। ऑक्टेट रूल बेसिकली क्या है, ए ऑप्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रिप्शन, 8 इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करना, बेसिकली ये इसका एग्जैक्ट ऑप्शन आप कह सकते हैं कि नहीं है। आगे बी है पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की एक तस्वीर, तो ये भी जो है ना इस ऑक्टेट रूल नहीं है। आगे सी पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक पैटर्न, तो ये भी जो है ना एक आप कह सकते हैं कि ट्रू नहीं है। अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट रूल बेसिकली क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन अगर किसी शेल के अंदर हैं, वैलेंस शेल में, तो वो क्या है, शेल कंप्लीट है, तो ऑब्वियसली वो एटम क्या है, स्टेबल है। तो गेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन या अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स, अटेनिंग या गेनिंग दोनों का एक ही मतलब है। तो अब यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो क्या है, ट्रू है। आगे फिफ्थ एमसीक्यूज है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स रिजल्ट इन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का मतलब ये है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके दूसरे एटम के पास जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये कौन से जो है ना बॉन्डिंग में होता है, बेसिकली आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि एक एटम ना पूरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है और उसे ट्रांसफर कर देता है किसी दूसरे एटम को। तो पहली है मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर ऐसे नहीं होता, मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन जरूर लूज होता है, लेकिन वो सारे जितने भी एटम होते हैं ना, सारे वहाँ पे मेटल के एटम, सारे मेटल एटम होते हैं, और जितने भी एटम होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ऐसे नहीं होता कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ट्रांसफर कर रहा है दूसरे को, और दूसरा क्या कर लेता है, वो ले लेता है इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं है मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर। मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर जितने भी मेटल के एटम है वो सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक पूल बना होता है, ठीक हो गया ना, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जिन्हें हम बोलते हैं। तो मेटालिक बॉन्डिंग गलत है। दूसरा आयनिक बॉन्डिंग, तो बी ऑप्शन क्या है, एग्जैक्ट ऑप्शन है, ट्रू ऑप्शन है। सी है कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर तो शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देता है, इस तरह जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डी ऑप्शन, तो ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होती है, एक एटम जो है ना अपना लोन पेयर किसी दूसरे एटम को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है, गलत है। इसके अंदर भी जो है ना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना आप कह सकते हैं कि नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। आगे 6 MCQs है व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइंस विद एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज। अब यहाँ पे उन्होंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ पे उन्होंने पार्शियल का जिक्र नहीं किया, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, पार्शियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव और पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव का इन्होंने जिक्र नहीं किया, इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इसका मतलब है कि फुल इलेक्ट्रोनेगेटिव और फुल इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि फुल चार्जेस हैं। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के अंदर फुल पॉजिटिव होता है और फुल नेगेटिव होता है। यानी कि एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेसिकली मेटल्स होते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं? जो नॉन मेटल होते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो क्या ऐसा बिहेव करते हैं? मेटल जो है ना, मेटल होते हैं। तो मेटल क्या करते हैं? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है ना वो शो करते हैं। और जो दूसरे साथ में नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गेन करते हैं। और क्या होता है? वो नॉन मेटल यानी कि शो करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करते हैं। इस तरह जो है ना उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। तो ए ऑप्शन है कोवलेंट, ऑब्वियसली गलत है। आयनिक बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। पोलर कोवलेंट, पोलर कोवलेंट के अंदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे हमारे पास मेटालिक के अंदर तो जस्ट इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? लूज होते हैं। सारे एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन का पूल बनता है। तो ये डी भी क्या है? गलत है। आगे 8वां एमसीक्यूज है, अ बॉन्ड पेयर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल यूजुअली हैज़, यानी कि एक बॉन्ड पेयर जो होता है, ये बॉन्ड पेयर इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बनता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम शेयर करता है, और इस तरह बीच में बॉन्ड बनता है, जिसे कोवलेंट बॉन्ड भी हम बोलते हैं। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बेसिकली इसको वैसे नाम देते हैं बॉन्ड पेयर का। ठीक हो गया। एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर एटम के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही एटम के ऊपर। लेकिन ये क्या होता है? ये जो बॉन्ड पेयर होता है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम, इस तरह दो इलेक्ट्रॉन यानी कि दो एटम के बीच में होते हैं, शेयर होते हैं। तो इसे हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। तो ए ऑप्शन है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, वो गलत है। बी ऑप्शन है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बी ऑप्शन क्या है? ट्रू है। इसके अलावा आगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या है? गलत है। आगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी गलत है। अच्छा, यहाँ पे 7वां एमसीक्यूज रह गया हमारे पास। 7वां एमसीक्यूज देख लेते हैं। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल इज एक्सपेक्टेड टू बी, यानी कि जब दो नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तो हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा जब भी मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा तब वो बॉन्ड होगा मेटेलिक बॉन्ड होगा, उसे हम मेटेलिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जब भी बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तब बॉन्ड हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये चीज़ जेन में रखिएगा। ये एक जनरल सा रूल है, इसको जेन में रखिएगा ताकि जो है ना इनमें से, अब देखें उसने बोला है कि जब भी दो नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बॉन्ड होगा। अब उसने ये पूछ लिया है तो पेपर के अंदर वो ये भी पूछ सकता है कि मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, या वो ये पूछ सकता है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो यूजुअली कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है कोवलेंट बॉन्ड, बी ऑप्शन आयनिक, सी कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डी मेटालिक, ये तीनों क्या है? गलत हैं। तो ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है 7वें का। आगे 9th जो है ना एमसीक्यूज हम देखते हैं। 9th एमसीक्यूज पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग। डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? यानी कि जब भी दो एटम के बीच में बॉन्ड शो करते हैं, यानी इस तरह शो करते हैं, इस तरह शो करते हैं, आप कह सकते हैं इस तरह शो करते हैं, इस तरह शो करते हैं, ये क्या है? डायरेक्शन शो करते हैं। एक एटम की दूसरे एटम की तरफ क्या शो करते हैं? डायरेक्शन शो करते हैं। तो कहते हैं कि ये जो 4 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इन 4 मॉलिक्यूल में कौन सा मॉलिक्यूल जो है ना वो नॉट डायरेक्शनल है, यानी उसके अंदर बॉन्डिंग है ही नहीं, बॉन्डिंग डायरेक्शनल नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास CH4 के अंदर इस तरह जो है ना डायरेक्शन चारों तरफ शो की हुई है, तो ये क्या है? डायरेक्शनल है ऑब्वियसली। उसके बाद दूसरा हमारे पास है KBr। अच्छा, जब भी आयनिक कंपाउंड लिखते हैं, आयनिक कंपाउंड के अंदर कभी भी बॉन्ड शो नहीं कीजिएगा। ये KBr, इस तरह ये KBr बॉन्ड नहीं होता, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इनमें चार्जेस होते हैं, यानी कि KBr इसको इस तरह लिखते हैं, फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्जेस ऊपर मेंशन करते हैं। इस तरह जो है ना इनको लिखते हैं KBr को। इनको बीच में बॉन्ड शो नहीं करते। बॉन्ड अगर बॉन्ड शो करेंगे तो वो तो ऐसे समझ लगेगी कि ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो कोवलेंट बॉन्ड तो इनके अंदर होता नहीं है, इनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव की वजह से। तो इस वजह से बीच में बॉन्ड शो नहीं करना, तो ये क्या होता है? ये नॉन डायरेक्शनल है। तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। आगे सी इसी तरह देखें तो सी में भी क्या है? CO2 का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर भी क्या है? डायरेक्शन है, लीनियर मॉलिक्यूल है।
इसके अलावा वाटर देखें तो वाटर के अंदर भी क्या है, अब देखें वाटर के अंदर भी हमारे पास डायरेक्शन है इस तरह, यानी कि एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, इस तरह वाटर के अंदर भी क्या है, डायरेक्शन है। इस तरह ये सारे जो बाकी हैं ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं, जो के बी आर है वो नॉन डायरेक्शनल है, वो डायरेक्शन शो नहीं कर रहा, यानी कि बॉन्डिंग की डायरेक्शन, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं 10th MCQs पे। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है क्यों। पहला ऑप्शन है आइस इज़ डेंसर देन वाटर, आइस पानी से ज़्यादा भारी होती है, तो ऑब्वियसली अगर आइस पानी से ज़्यादा भारी हो तो वो तो नीचे डूब जाएगी, तो ये गलत हो गया। आगे बी ऑप्शन, आइस इज़ क्रिस्टलाइन इन नेचर, ये ठीक है, आइस नेचुरली क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है ना, ये ट्रू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा कि बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है, ठीक है ना। अब क्रिस्टलाइन की वजह से तो नहीं जो है ना वो तैरती। आगे सी ऑप्शन है वाटर इज़ डेंसर देन आइस, वाटर जो है ना, जो पानी है वो ज़्यादा भारी है किससे, बर्फ़ से, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, वाटर ज़्यादा भारी होता है बर्फ़ से, इस वजह से पानी नीचे होता है और बर्फ़ क्या होती है, ऊपर होती है, क्योंकि आइस के अंदर जो है ना वो स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, जब मालिक्यूल जो है ना वो रैंडमली वैसे मूव कर रहे होते हैं पानी के अंदर, जैसे ही आप पानी को जमाते हैं यानी कि उसको फ्रीज़ करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसके अंदर सारे मालिक्यूल एक जगह पे रुक जाते हैं और उनके बीच में क्या आ जाती हैं, स्पेसेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो बर्फ़ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है पानी एज कम्पेयर टू वाटर, तो पानी के ऊपर जो है ना फिर वो तैरने लग जाती है, उसका वजन कम हो जाता है थोड़ा सा। आगे डी ऑप्शन है वाटर मालिक्यूल्स मूव रैंडमली, ये तो ओबियसली वाटर के मालिक्यूल तो वैसे भी जो है ना रैंडमली मूव होते हैं, तो इसका लेना देना कुछ भी नहीं है कि आइस क्यों पानी जो बर्फ़ है पानी के ऊपर क्यों तैरती है, तो डी ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है, वाटर इज डेंसर देन आइस। आगे 11 MCQs है हमारे पास। कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द, कोवलेंट बॉन्ड जो है ना उसके अंदर क्या होता है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन नहीं होती, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में होता है इलेक्ट्रॉन की डोनेशन। आगे बी एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होती है आयनिक बॉन्डिंग के अंदर, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, उसमें एक्सेप्टेंस होती है। तीसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे डी रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम रिपेल कर रहे हैं तो दोनों एटम के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, फिर ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे 12 MCQs है, हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड डज C2H2 मॉलिक्यूल हैव, C2H2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं वो हमने देखना है। ये बेसिकली C2H2 है, इसका नाम है इथाइन, ये इथाइन गैस है, और ये जो आपने देखा होगा ना जो वेल्डिंग करते हैं ना, जो वेल्डिंग करते हैं वहाँ पे जो वो गैस यूज़ करते हैं ना जलाने के लिए, लोहे को काटने के लिए, वो ये वाली गैस यूज़ करते हैं, इथाइन गैस, ठीक हो गया। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया मैंने। तो इसके अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है, इस तरह बॉन्डिंग होती है। ये हमारे पास क्या है, इथाइन का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है और बाकी जो दो बॉन्ड है वो क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, 5 कोवलेंट बॉन्ड है। इस चीज़ की समझ आ गई है, टोटल 5 कोवलेंट बॉन्ड। तो पहला ऑप्शन है 2, ये भी रॉन्ग है, 3 ये भी रॉन्ग है, 4 ये भी रॉन्ग है, और 5 ये करेक्ट ऑप्शन है। आगे 13 है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये देखना है। ये मैं जस्ट यहाँ पे इधर बनाने लगा हूँ। तो एक बॉन्ड पेयर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, इसके अंदर भी 2, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ए ऑप्शन है 8, ये भी फॉल्स है, बी ऑप्शन 6 ये करेक्ट है, सी ऑप्शन 4 ये भी रॉन्ग है, और डी ओनली 3 ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर अगर वो पूछे ना कि कितने बॉन्ड पेयर होते हैं तब आप कह सकते हैं कि 3 बॉन्ड पेयर है। अगर वो पूछे ना कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तब आपने बताना है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वो पूछे कि इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हैं, ठीक है ना, अगर वो पूछता है कि एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हैं तो 3 पेयर हैं, समझ आ गई ना। अगर वो पूछे कि कितने बॉन्ड हैं तो तब आप बोलेंगे 3 बॉन्ड हैं। अगर वो बोले कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल तो तब आप कहेंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये चीज़ जो है ना साथ साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोग जो है ना इस चीज़ को समझ सकें। आगे 14वां हमारे पास MCQs है, 14th MCQs, विच पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल हैज सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, कौन से मॉलिक्यूल यानी कि जो पेयर नीचे दो दिए गए हैं इनमें से कौन से जो पेयर है उसके अंदर सेम कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। सबसे पहले है O2 एंड HCl, O2 के अंदर डबल बॉन्ड ये O2 है और HCl के अंदर सिंगल कोवलेंट, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड,
तो ये क्या है, दोनों के अंदर सेम बॉन्डिंग नहीं है, सेम कोवलेंट बॉन्डिंग, तो ये क्या है, रॉन्ग है। आगे O2 एंड N2, O2 के अंदर इस तरह और N2 के अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, यानी इसके अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी सेम बॉन्डिंग नहीं है। आगे सी ऑप्शन है O2 एंड C2H4, ये हमारे पास O2 है और C2H4, ये हमारे पास C2H4, इसका नाम इथीन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इथीन। तो क्या है, इसके अंदर भी डबल कोवलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर भी डबल कोवलेंट बॉन्ड है, तो दोनों के अंदर क्या है, सेम कोवलेंट बॉन्डिंग है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे डी ऑप्शन O2 एंड CH2 और C2H2, ये O2 और C2H2, ये C2 और H2, यानी इसके अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड, तो ये भी क्या है, फॉल्स है हमारे पास। तो इस चीज़ की समझ आ गई है। आगे चलते हैं 15th MCQs की तरफ। 15th MCQ है हमारे पास, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। कौन सा कंपाउंड पानी के अंदर हल नहीं होता, जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कंपाउंड पानी के अंदर, तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा कि पानी के अंदर पोलर जो है ना कंपाउंड सॉल्युबल होगा, या आयनिक सॉल्युबल होगा, आयनिक तो ऑब्वियसली सॉल्युबल होगा, एक पोलर, अगर कंपाउंड पोलर होगा वो सॉल्युबल होगा, अगर कंपाउंड नॉन पोलर हुआ तो वो कभी पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। तो हम देखते हैं नॉन पोलर कौन से हैं और पोलर और आयनिक। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है C6H6, C6H6, इसका मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, बहुत कम है, बहुत कम डिफरेंस है, तो इस वजह से ये इसका नाम है बेंजीन। इसका क्या नाम है, बेंजीन। ये क्या है, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि दो इसके अंदर एलिमेंट है, एलिमेंट का एटम है, एक कार्बन का एटम है, एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, बहुत माइनर सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड, यानी कि जब भी कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर बॉन्ड होता है, ठीक है। ये नॉन पोलर बॉन्ड बेंजीन, इसका नाम, पूरे मॉलिक्यूल का नाम क्या है, बेंजीन है, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये जो है ना क्या है, पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। उन्होंने बोला कि कौन सा कंपाउंड पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, पानी के अंदर हल नहीं होता, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा हमारे पास आगे NaCl है, तो ऑब्वियसली ये तो आयनिक कंपाउंड है, इसने तो सॉल्युबल होना ही होना है। आगे KBr है, KBr भी क्या है, आयनिक कंपाउंड है, इसने भी सॉल्युबल होना ही होना है। आगे MgCl2, ये भी क्या है हमारे पास, इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो ये भी आयनिक कंपाउंड है। ये सारे क्या है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये भी मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो क्या है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक बॉन्ड कौन सा, आयनिक बॉन्ड है, यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो क्या है कि ये पानी के अंदर सॉल्युबल इजीली हो जाते हैं। आगे चलते हैं 16 MCQs। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। कौन सा इनमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके ऑक्टेट में अंदर, यानी उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कम है। तो सबसे पहले देखते हैं अमोनिया को। ये हमारे पास क्या है, अमोनिया। इसका स्ट्रक्चर आप ड्रा करें तो अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर भी होता है, ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। इस बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस बॉन्ड में कितने, बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 2 4 2 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो ये क्या है, स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास है BF3। BF3 में आप देखें तो BF3 का इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है, ये BF3 का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखें, इसमें बोरान के ऊपर लोन पेयर नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये थोड़ा सा रट्टा लगाने वाला है कि बोरान के ऊपर लोन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये क्यों है और इसके ऊपर लोन पेयर क्यों नहीं है, इसके ऊपर लोन पेयर है, क्या रीज़न है, ये आप थोड़ा सा हाई लेवल पे जाके पढ़ेंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर में, 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। तो बी ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट है। आगे N2 के अंदर देखें, ये N2 है, इसमें दोनों एटम क्या हैं, स्टेबल हैं। कैसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 2, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और 2 8। सिमिलरली इस नाइट्रोजन के लिहाज से देखें तो 6 और 2 8, दोनों नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो ये भी क्या है, स्टेबल है, नाइट्रोजन भी। ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल है,
ऑक्सीजन का लोन पेयर, 2 लोन पेयर इसके ऊपर हैं, 2 लोन पेयर इसके ऊपर हैं। अब आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले, 4 और 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन के सिमिलरली 4 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डेड वाले, बॉन्डिंग वाले, और ये 2 लोन पेयर, ये 4 और 4 8, इस ऑक्सीजन की भी सिमिलरली 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो इस तरह जो है ना ये बाकी मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल हैं, जबकि BF3 जो है ना वो स्टेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उन्होंने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को पूछा है। आगे हमारे पास नेक्स्ट MCQ है 17th MCQ, आइडेंटिफाई विच पेयर हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, कौन से पेयर के अंदर जो है ना पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो सबसे पहले पोलैरिटी के लिए हमने देखना है कि 2 डिफरेंट एटम हो, सबसे पहले 2 डिफरेंट एटम हो एक मॉलिक्यूल के अंदर, और दोनों एटम के में क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, तब वो बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा। ऑक्सीजन में देखें उन्होंने पहले एग्जांपल दिए O2 एंड Cl2, तो ये देखने से ही पता चल जाता है कि दोनों सेम एटम है, इधर भी क्या है, दोनों सेम एटम है, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या है, दोनों एटम, दोनों मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है, तो उन्होंने हमसे पोलर जो है ना पूछा है। आगे बी ऑप्शन है H2O एंड नाइट्रोजन। H2O में हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये हाइड्रोजन, तो इनके बीच में ये नहीं कि पोलर बॉन्ड है, ये क्या है बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है। तो वाटर क्या है, पोलर है। आगे नाइट्रोजन, अगेन यहाँ पे वही मसला बन गया कि दोनों आइटम सेम हो गए, जब दोनों आइटम सेम हो गए नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया, तो उन्होंने पेयर का पूछा है हमसे, तो ये बी ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट है। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है H2O एंड C2H2, H2O एंड C2H2। H2 के अंदर आप देखें अगेन क्या है, वाटर क्या है, पोलर है, और C2H2 में देखें तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमारे पास कि जब भी हाइड्रोजन और कार्बन का आप देखेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन को इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, तो इनका बॉन्ड क्या है, पोलर नहीं होता, तो क्या होता है ये बेसिकली नॉन पोलर है और ये क्या है, पोलर है, तो इस वजह से क्या है, सॉल्युबल नहीं है। उसके बाद आप देखें चौथा ऑप्शन H2O एंड HCl। H2O का ये स्ट्रक्चर पोलर हो गया और HCl का ये वाला स्ट्रक्चर, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है, ये क्या है, हाईली पोलर बॉन्ड है। समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये हमारे पास क्लोरीन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इनके बीच में बॉन्ड कौन सा है, पोलर बॉन्ड है। तो वाटर में पोलर बॉन्ड है और HCl में भी पोलर बॉन्ड है, तो इस वजह से ये जो पेयर है ये क्या है, पोलर है, पोलर पेयर है, ठीक है ना। तो आपके पास डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आगे 18th MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम्स। एटम के बीच में पूछ रहा है, कहता है कि एटम के बीच में कौन सी जो है ना वीक फोर्स होती है। तो आयनिक फोर्स, एटम के बीच में आयनिक फोर्स जब भी होती है बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, दो एटम के बीच में जब बनता है। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट फोर्स वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जब फोर्सेज बनती हैं वो क्या होती हैं, वीक होती हैं। जिस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, ये हमारे पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं और ये वीक फोर्सेज होती हैं। तो यहाँ तक हमारे पास 18 MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ की बड़ी यानी कि डिटेल से आप लोगों ने इस चीज़ को समझा होगा। तो जब आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया, यानी कि लेक्चर देखने से पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो जस्ट MCQs हैं, इनके अंदर क्या ट्रिक हो सकते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितने ज़्यादा जो है ना इनके अंदर ट्रिक्स हैं, किस तरह इनको सॉल्व किया जाता है, किस तरह चीज़ों को माइंड में रख के सारी चीज़ों को जो है ना MCQ सॉल्व करते हैं। तो इस तरह अगर पेपर के ये चीज़ें आप लोग ना अगर इस तरह सीखते हैं तो पेपर के अंदर आप लोगों को कोई भी जो है ना मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप लोग जो है ना वहाँ पे इजीली कोई भी MCQs बाहर से आएगा वो अपने पास से देंगे तो आप लोग इजीली उसे सॉल्व कर सकेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, कॉन्सेप्चुअल है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तभी तक अपना ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज़।